मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 126 126। पुनर्मिलन। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। सर्वनाश का लोहार 126। पुनर्मिलन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वहाँ फिन, मीना और यूल कैट्सफर के बाकी सदस्य थे। ऐसा लग रहा था कि वे अभी किसी खोज से लौटे हैं, क्योंकि उन्होंने अभी भी अपने गंदे और थोड़े क्षतिग्रस्त कवच और यात्रा के कपड़े पहने हुए थे। ये फिन और मीना ही थे जिन्होंने उसे आवाज दी थी। बाकी सभी उसे संदेह भरी नजरों से देख रहे थे, जैसे कि उसकी पहचान पर संदेह कर रहे हो। तभी उसने खुद को एक बार फिर से देखा और थोड़ा आत्मनिरीक्षण किया। वे 1 महीने से ज्यादा समय से नहीं मिले थे, जिसे उसने अपनी कार्यशाला में एक बौने के साथ अकेले बिताया था। उसकी पोशाक पार्टी के युद्ध पहने कपड़ों से बेहतर नहीं दिख रही थी। उसका चेहरा एक अस्त-व्यस्त दाढ़ी से ढका हुआ था और उसने अभी भी पसीने से तर कपड़े और चमड़े का एप्रन पहना हुआ था, जो वह काम के दौरान पहनता था। उसका पूरा शरीर गंदा था, धातु की छीलन, पसीने और फोज से निकली कालिख के मिश्रण से ढका हुआ था। कार्यशाला से भागने से पहले उसे नहाने का मौका भी नहीं मिला। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें यह विश्वास करना मुश्किल था कि यह वास्तव में वही था। जाहिर है, पफल्स भी बहुत बदल गया था। वह अधिक खतरनाक और बहुत कम प्यारा लग रहा था। तुम दोनों को क्या हुआ? माइक ने अंततः पूछा। ठीक है, टोरेड ने मुझे पिछले कुछ हफ्तों से दुकान से बाहर नहीं जाने दिया। मुझे वाकई उससे इस छोटे से ब्रेक के लिए भीख मांगनी पड़ी। ओह हाँ, मैं अपनी दुकान पर जाना चाहता था। क्या तुम लोग हमारे साथ आना चाहोगे? सेठ को अपनी शक्ल सूरत पहले ही भूल चुकी थी, तभी उसे अपने ब्रेक का एक उद्देश्य याद आया। उसके पास असामान्य सामान और गहनों से भरे 4 बक्से थे, जिन्हें वह अपनी दुकान पर प्रदर्शित करना चाहता था। क्या तुम पहले हमारे साथ सराय में चलोगी? हम सब नहा धोकर तैयार हो जाएंगे और फिर तुम्हारी दुकान पर जाएंगे। कैसा लगेगा? इस बार मीना ने ही उसे अपने साथ चलने के लिए राजी किया। सेठ को तब एहसास हुआ कि उसे नहाने की कितनी जरूरत थी जब वह गर्म पानी में डूबा और उसकी त्वचा से एक काला बादल निकला, जिससे लकड़ी के टब का पानी काला हो गया। उसे फिर से एहसास हुआ कि घर लौटने से पहले कुछ घरेलू और जीवन जादू सीखना कोई बुरा विचार नहीं था। वे छोटे-मोटे मंत्र थे जो कपड़े साफ कर सकते थे या पानी को शुद्ध कर सकते थे। शेविंग करने, नए कपड़े पहनने और कुछ हद तक पेश आने के बाद मीना ने उसे रोक लिया। इससे पहले कि वह दूसरों के साथ शामिल हो पाता, उसे दूसरा स्नान करना जरूरी हो गया। दूसरे स्नान के बाद उन्होंने साझा किया, वे आखिरकार पार्टी के बाकी लोगों के साथ शामिल हो गए। पार्टी में हर कोई जानता था कि उन्होंने इतना समय क्यों लिया, लेकिन उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया। फिन को छोड़कर, जिसने मीना को एक बड़ा अंगूठा दिखाया, जिससे दोनों थोड़ा शर्मा गए। बात यही खत्म नहीं हुई। जब समूह दुकान को अपना गंतव्य मानकर चला गया, तो परी उसके कंधे पर बैठ गई और उसके कान में फुसफुसाने लगी। तुम्हें पता है, तुम्हें अपने मामलों का बेहतर ख्याल रखना चाहिए। क्या तुम्हें पता है कि पिछले कुछ हफ्तों में मीना के लिए तुमसे न मिलना कितना मुश्किल था? खुद शर्माने के बावजूद वह बोलती रही। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुम्हें पता है, मीना ने फिन को तुम्हारी गतिविधियों के बारे में बताया था और तुमने उसके साथ जो किया, उसके लिए तुम्हें कुछ जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उसने कहा कि उसे संतुष्ट करने वाला कोई व्यक्ति मिलना वाकई मुश्किल हो गया है। तुम्हें वाकई तुम दोनों के लिए कुछ और समय निकालना चाहिए था। डिफुक, सेठ चौंक गया। मासूम फिन को क्या हुआ? वह परी जो हमेशा प्यारी और चमकदार बनी रहती थी, उसके इर्द-गिर्द उड़ती रहती थी। उसके साथ खुशी-खुशी आने के बजाय उसने उसे किसी दूसरी लड़की के लिए ज्यादा समय निकालने को कहा। अगर वह मीना के दलाल की तरह व्यवहार कर रही थी, तो उनके रिश्ते में वाकई बहुत सुधार हुआ होगा। मेरा मतलब है, आप उसे कर रहे हैं, है ना? आपको छोड़ा गया करना चाहिए। यहाँ तक कि मीना जो किनारे से सुन रही थी, वह भी शर्माने लगी। बंद करो, छोड़ो, बुरा फिन, बुरी परी, अब और नहीं, शरारती लड़की, जाओ अपना मुंह साबुन से धो। उसने उसे डांटना शुरू कर दिया। बुरा या धिक्कार महसूस करने के बजाय फिन केवल आत्मसंतुष्ट होकर मुस्कुराई। बुरा बीज बोया जा चुका था, उसका काम पूरा हो चुका था। सेठ की दुकान के सामने पहुंचकर उनकी बहस बंद हो गई। दुकान बंद थी। सेठ के दिमाग में एकाएक तरह-तरह के विचार आने लगे। क्या मान या दुकान को कुछ हुआ है? क्या एल्विन लोहार वापस आ गया है और उसने मान के साथ कुछ किया है? ठीक इसी समय बंद का बोर्ड लटका हुआ दरवाजा खुला और एक बौना दुकान से बाहर निकला। वह अब तक सेठ को मिले योद्धा बोनो जैसे यूरेड या वथॉन की तुलना में थोड़ा छोटा और नाजुक कद का था। उसकी घनी दाढ़ी छोटी कटी हुई थी और बहुत मुलायम दिख रही थी। यह उसकी समग्र सुरुचिपूर्ण शैली और उसके द्वारा पहने गए महंगे सूट के साथ मेल खा रही थी। सेठ, मीना, एक अर्ध हेल्थ में बोने का पीछा करते हुए उलझन में पूछा। यह मान था, स्वस्थ और अच्छे मूड में भी। मान, क्या तुम ठीक हो? मेरी दुकान क्यों बंद है? आपकी दुकान, मान के जवाब देने से पहले ही बोने ने बीच में ही टोक दिया। हाँ, यह मेरी दुकान है और मान मेरा कर्मचारी है। क्या तुम्हें उससे कोई समस्या है? बोने को यह देखकर खुशी हुई कि सेठ ने तुरंत ही अर्धयोगिनी का पक्ष ले लिया है और वह थोड़ा हंसा। तो आप सेठ स्मिथ होंगे? बिल्कुल इसके विपरीत। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आपको एक नया कर्मचारी ढूंढना होगा, क्योंकि मर्चेंट एसोसिएशन ने इस युवक को हॉल्स ऑफ स्टोन में प्रवेश करने की सिफारिश देने का फैसला किया है। उन्होंने एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ कहा, जिससे मान शर्मा गया। मेरा नाम बर्ट्राम है, मैं मर्चेंट एसोसिएशन का प्रतिनिधि हूं, उसने कहा और हैरान सेठ का हाथ मिलाया। मर्चेंट एसोसिएशन ओरा की सरकारी संस्था का हिस्सा था। जैसा कि नाम से पता चलता है, वे मूल रूप से ओरा के सबसे धनी व्यापारियों से बना एक समूह थे और उन्होंने शहर के व्यापार और वित्त का प्रबंधन करने का काम संभाला था। मैं तुम्हें इसके बारे में बताना चाहता था, लेकिन तुम देर तक वापस नहीं आए और मैंने अभी मान को हॉल्स ऑफ स्टोन में प्रवेश के लिए अनुशंसा पत्र सौंपा है। यह बहुत अच्छी खबर थी कि मान ने आखिरकार अपना सपना पूरा कर लिया। अब उसे रोकने वाली एकमात्र चीज सेठ की दुकान थी। सेठ ये जानता था और यह झूठ होता अगर वह कहता कि उसे इतने खूबसूरत क्लर्क और लोहार को यूं ही जाने देने का कोई अफसोस नहीं है। दूसरी ओर, ये केवल मान के लिए ही मौका नहीं था। दुकान शुरू से ही खराब स्थान पर थी। सेठ के कौशल और उसके हाल के विकास को ध्यान में रखते हुए यह अब उसके उत्पादों को बेचने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं था। वह अब से दुर्लभ वस्तुओं का उत्पादन शुरू कर देगा। वह उन्हें यहूदी बस्ती में नहीं बेच सकता था। और संयोग से प्रशासन का एक प्रतिनिधि उसके सामने ही खड़ा था। उसने हकलाते हुए मान को अनदेखा किया, जो अभी भी समझाने की कोशिश कर रहा था, और बर्ट्राम से बात की। ये बहुत बढ़िया है, मैं पहले से ही दुकान बदलने के बारे में सोच रहा था और यह मौका हो सकता है। ये जाहिर है एक सरासर झूठ था। उसने अपनी ट्रेनिंग शुरू करने के बाद दुकान के बारे में और नहीं सोचा था। अपनी चीजें यहाँ डंप करने और मान द्वारा उन्हें बेचने के बाद पैसे बटोरने के अलावा उसने दुकान में और कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। चूंकि आप मुझसे इतना कीमती कर्मचारी छीन रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि आप मुझ पर कुछ एहसानमंद हैं? वाणिज्यिक जिले की सतह पर एक नया स्थान खोजने में थोड़ी मदद के बारे में क्या ख्याल है? कुछ लोग सेठ के दृष्टिकोण को अहंकारी मान सकते हैं। उसके पीछे बैठे लोग निश्चित रूप से चौंक गए, लेकिन सेठ जानता था, हालांकि उसे दुकान की ज्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन ओरा में उसकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। बी रैंक के कई साहसी लोग थे जो न केवल उसे याद करते थे, बल्कि उसकी दुकान का विज्ञापन भी करते रहते थे। फिर भी सेठ के चले जाने के बाद दुकान के आसपास थोड़ी शांति हो गई, तथा ये तथ्य कि अब तक दुकान सुचारू रूप से चल रही थी और यहाँ तक कि मान को उसकी सिफारिश प्राप्त करने में भी मदद मिली, ये दर्शाता है कि उसे बुलाया नहीं गया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बर्ट्राम एक पल के लिए चुप हो गया जब उसने सेठ की बात सुनी कि बोने को मान की इच्छा पूरी करने के लिए कुछ देना है। प्रतिनिधि ने घबराए हुए योगिनी को देखा। मान सुंदर था, सुंदर से भी ज्यादा। दोनों लिंगों के ग्राहक उसके रूप और सौम्य स्वभाव से प्रभावित थे। बर्ट्राम सच में एक व्यापारी था। ये कहना कि ऐसी संपत्ति को व्यवसाय से बाहर ले जाने से ऋण अर्जित होता है, उचित लगता था। ठीक है, मैं तुम्हें सतह पर जगह ढूंढने में मदद करूंगा। हाँ, एक छोटी सी फीस के लिए। मैं केवल तभी शुल्क अदा करूंगा जब आप कागजी कार्रवाई का भी ध्यान रखेंगे। सौदा। और इस तरह, इससे पहले कि कोई भी वास्तव में समझ पाता कि क्या हो रहा है, सेठ ने पहले ही दुकान छोड़ दी थी और एक नई दुकान के लिए सौदा कर लिया था।
तो क्या मेरा यहाँ से चले जाना ठीक रहेगा? मान ने सावधानी से पूछा। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अपने लिए कोई दूसरा व्यक्ति ढूंढने में मेरी मदद करनी होगी। कम से कम आपको इतना तो करना ही चाहिए। ये बात बुरी लग रही थी, लेकिन मान को राहत मिली कि सेठ के मन में कोई गंभीर द्वेष नहीं था। बर्ट्राम ने संभावित स्थानों की खोज करने का वादा किया और चला गया। सेठ ने आगे बढ़कर मान और पार्टी को खाने पीने के लिए आमंत्रित किया। यह उसका ब्रेक था और वह इसका आनंद लेना चाहता था। डिनर के दौरान उन्होंने पिछले हफ्तों के अपने अनुभवों के बारे में बात की। जब मान अपने काम की कहानियां सुना रहा था, तो हर कोई उसकी कोमल आवाज को ध्यान से सुन रहा था। लिक्सिस जब भी मान को देखती थी, तब से ही वह बहुत शर्मा जाती थी। वह पहले कभी मान से नहीं मिली थी, क्योंकि उसे आमतौर पर लोहार की दुकान से सामान की जरूरत नहीं होती थी। यहाँ तक कि फिन भी उस एल्फ की कहानी सुनकर मंत्रमुग्ध हो गया था। केवल मीना ही उसके एल्फ आकर्षण से अजीब तरह से अछूती थी। वह उसके बगल में बैठी थी और जब बाकी सब नहीं देख रहे थे, तब उसने भोजन को नष्ट करने पर ध्यान केंद्रित किया। उसे पफल्स और सेठ के साथ प्रतिस्पर्धा करने में कठिनाई हो रही थी। पहला मानवीय सौंदर्य मानकों को नहीं समझता था और दूसरा लंबे समय से मान के आदी हो चुका था। जब सेठ ने पूछा कि मीना को परवाह क्यों नहीं है, तो उसे एक चौंकाने वाला जवाब मिला। एल्व्स में कोई सहनशक्ति नहीं होती। वे बिस्तर में बिल्कुल खाली होते हैं। आपको क्या लगता है कि उनके इतने कम बच्चे क्यों हैं? यह मत मानिए कि उनकी दीर्घजीवी नस्लें कम शक्तिशाली हैं। सभी मिश्रित रक्तों को देखें, अनुमान लगाएं कि कौन सा माता पिता एल्फ है। 90% मामलों में यह उनका पिता नहीं होता है। उसने उसे एक गंदी मुस्कान दी, जबकि सेठ उसे अचंभित होकर देख रहा था। उसने लापरवाही के इस क्षण का फायदा उठाया और उसकी प्लेट से स्टेक का एक टुकड़ा चुरा लिया। यह एक निर्दयी लड़ाई की शुरुआत थी, जिसे दोनों में से किसी एक को जीतना था, चाहे परिणाम कुछ भी हो। जब तक दूसरा मान की आवाज के जादू से बच पाता, तब तक मेज साफ हो चुकी थी। खाना तब तक खत्म हो चुका था, जब तक उन्हें उसे छूने का मौका भी नहीं मिला। युद्ध का सबसे हृदय विदारक परिणाम फिन की दुखी अभिव्यक्ति थी, जब उसने 3 लालची सुअरों को देखा। उनके विश्वासघात ने उसके छोटे से दिल को तोड़ दिया। क्या वे साथी नहीं थे, दोस्त? क्या वे भोजन के इस युद्ध के मैदान में भाई नहीं थे? वह दूसरों के बिना खाना समझ सकती थी, लेकिन उसके बिना खाना। अपने दोस्तों की क्रूरता ने छोटी परी को बहुत बुरी तरह से मारा और वह फूट फूट कर रोने लगी। तीनों अपराधी पत्थर के चेहरे से उसे देखते रहे। दूसरे लोग उसके कृत्यों पर विश्वास कर सकते थे, लेकिन वे नहीं। इस युद्ध के मैदान में उनके भाई अच्छी तरह जानते थे कि अगर भोजन पर कब्जा करने की बात आती है, तो वह सबसे पहले अपना कांटा उठाएगी। छी! फिन ने अपनी जीभ चटकाई और अभिनय करना बंद कर दिया जब उसने देखा कि सेठ भोजन का एक और दौर का आदेश नहीं देने वाला था। ये सब निश्चित रूप से अच्छी दोस्ती की भावना से था। उन्होंने भोजन का एक और दौर ऑर्डर किया और सभी ने अच्छा समय बिताया, जब तक कि वे उस दिन बाद में अलग नहीं हो गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन प्रायोजित सामग्री। मधुमेह को हराएं, स्वस्थ जीवन के लिए समग्र समाधान। 2 घंटे तक बातचीत, सोने से पहले बस ये करो। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार, अध्याय 127। आश्चर्यजनक मुठभेड़। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL सर्वनाश का लोहार 127 आश्चर्यजनक मुठभेड़ एड्स बाय पब फ्यूचर। दूसरों को गिल्ड में जाना था, जबकि मान अपने पुराने स्टोर में सामान पैक करने गया था। सेठ को नहीं पता था कि अगले दिन टोरेड उसे जाने देगा या नहीं, इसलिए वह आज ही सब कुछ निपटाना चाहता था। उसका गंतव्य व्यापारी संघ था। शायद बर्ट्राम ने पहले ही स्थानों की तलाश कर ली थी। चाहे ये दुनिया कितनी भी मध्ययुगीन क्यों न दिखे, जादू की बदौलत कई चीजें आश्चर्यजनक रूप से आधुनिक और तेज थी। व्यापारी संघ की सीट एक बड़ी और भव्य इमारत में थी, जो रईसों और वाणिज्यिक जिले के बीच की सीमा के करीब थी। जब सेठ बड़े लकड़ी के दरवाजों से गुजरा, तो वह एक विशाल प्रवेश द्वार पर खड़ा था, जिसमें एक रिसेप्शन काउंटर था। रिसेप्शनिस्ट से थोड़ी बातचीत के बाद बर्ट्राम को रिसेप्शन पर बुलाया गया। आप वाकई अधीर हैं। हाँ, मैंने पहले ही इस पर गौर कर लिया है। आपकी पसंद के आधार पर हमारे पास 4-6 स्थान है। वह सेठ को अपने कार्यालय ले गया, जहां उसने उसे अलग अलग दुकानें दिखाई, जो इस समय किराए पर ली जा सकती थी। सेठ ने तुरंत ही 3 दुकानों को बाहर कर दिया। वे सबसे महंगी दुकानें थीं, जो प्रमुख स्थानों पर स्थित थीं, और उनमें से एक में ध्वनिरोधी स्मिथिंग रूम भी था। उसने उन्हें बाहर क्यों रखा? वे सभी 300-400 सोने के बीच पट्टे पर पहुंच गए। उसे वास्तव में अपने प्रशिक्षण उत्पादों को छोड़ने के लिए एक जगह की जरूरत थी। वह अपने पैसे का 1/3 हिस्सा ऐसी किसी चीज पर खर्च नहीं करना चाहता था। अगर वह घाटे का कारोबार खोलना चाहता था, तो वह पत्थर के हॉल में अपना सामान बेचने की कोशिश कर सकता था और बॉनों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश कर सकता था। अन्य 3 स्थानों पर कोई लोहार नहीं था, जो कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि उसने दुकान में काम करने की योजना नहीं बनाई थी। वे मुख्य सड़कों से थोड़ा दूर थे, लेकिन सिर्फ इसी वजह से कीमत तेजी से गिर गई। उसने एक और को उसके आकार के कारण बाहर कर दिया। उसने अपने प्रशिक्षण के दौरान आभूषण बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। उसे किसी बड़े गोदाम या शोरूम की जरूरत नहीं थी। पिछले 2 में से उसने एक को चुना, जो एडवेंचर गिल्ड और शहर के द्वारों के बीच मुख्य सड़क से दूरी गली में स्थित था। उसने अनुमान लगाया कि उसे वहां यात्रियों और एडवेंचर का सबसे अच्छा मिश्रण मिलेगा। उसे इस बात पर यकीन था कि इसे लंबे समय तक पट्टे पर देने के बजाय वह इसे 7 गोल्ड प्रति महीने के हिसाब से किराए पर ले सकता था। यह सस्ता नहीं था, लेकिन चूंकि उसे नहीं पता था कि वह कितने समय तक वहां रहेगा, इसलिए यह बेहतर था। उन्होंने शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट की दूसरी परत पर स्थित दुकान को बेचने के लिए एक फॉर्म भी भरा था। सेठ को लगा था कि उन्होंने इसे पट्टे पर लिया है, लेकिन मान ने बाद में बताया कि उन्होंने वास्तव में उस समय दुकान खरीदी थी। अब उन्हें इसका उपयोग या आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए उन्होंने इसे व्यापारी संघ को बेचने का काम छोड़ने का फैसला किया। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, लेकिन कार्यशाला में फिर से जंजीरों में जकड़े जाने से पहले एक आखिरी जिम्मेदारी पूरी करनी थी। मान के लिए एक विकल्प खोजें। उसके पास जो थोड़ा समय बचा था, उसमें उसे कोई भरोसेमंद क्लर्क नहीं मिल सकता था। इसके बजाय उसने बर्ट्राम को परेशान किया और व्यापारी संघ के पास नौकरी का प्रस्ताव रखा। वे उम्मीदवारों की तलाश करेंगे और सेठ को केवल आवेदकों में से चयन करना होगा। जब सब कुछ तय हो गया, तो उन्होंने सारे कागजी काम बर्ट्राम को सौंप दिए और चले गए। शाम हो चुकी थी और सड़कें अंधेरी हो चुकी थीं। सेठ को दिन में इसका एहसास नहीं हुआ था, लेकिन जब से वह आखिरी बार कार्यशाला से बाहर निकला था, तब से ओला बदल चुका था। सड़कों पर ज्यादा लोग थे और अच्छे तरीके से नहीं। घिसे पिटे कपड़े पहने भिखारी और शरणार्थी और काले काले दिखने वाले लोग रात के शहर की सड़कों पर भीड़ लगाए हुए थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। होरा की शांति के आदी हो जाने के बाद सेठ को बेचैनी महसूस हुई। क्या हो रहा था? वह जल्दी से पत्थरों के हॉल और मास्टर टोरेड की कार्यशाला में वापस गया, जहां उसने बोने को कल के लिए सामान तैयार करते हुए पाया। सड़कें, ओह, वह उत्तर में हुआ युद्ध याद है। शाही सेना ने उन दुष्ट बदमाशों को उसी क्षण धूल चटा दी थी, जब उन्होंने हमारे क्षेत्र में पैर रखने की हिम्मत की थी। वे कायरो की तरह भाग गए और हमारे प्रभाव क्षेत्र से बाहर मानवीय क्षेत्रों में तबाही मचाना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा कि वे किस तरह के अभिशाप का इस्तेमाल करते हैं। मैंने सुना है कि उनके कारण कई शरणार्थी और लोग अपने घर खो चुके हैं। बूढ़े बोने ने इस गंभीर मामले को सहज और लापरवाह तरीके से समझाया। हालांकि मुझे उम्मीद है कि आपने अपने छोटे से ब्रेक का भरपूर आनंद लिया होगा। कल से असली काम शुरू होगा। मैंने अभी से आपके प्रशिक्षण के लिए सामग्री और कार्य तैयार कर लिए हैं। हम अपने पास की कठिनाई भी बढ़ाएंगे, ताकि लेस देन ऊर्जा संचार ग्रेटर देन को बढ़ाया जा सके। बस इतना ही था। होरा और टोरा तथा अन्य बौने शहरों में उन लोगों ने जो कुछ किया था, उसके बाद उन्होंने उन्हें भगा दिया और उनकी उपेक्षा करने लगे। टोरेड ने आसानी से समझ लिया कि सेठ क्या सोच रहा था, उसके चेहरे के भावों से। सुनो, बौनों को पत्थर की याददाश्त होती है। हम निश्चित रूप से इस दुश्मनी को नहीं भूलेंगे, लेकिन हम अपना कीमती समय पूरे महाद्वीप में उन लोगों का शिकार करने में बर्बाद नहीं करेंगे, जिनमें हमारा सामना करने की हिम्मत नहीं है। उसने कंधे उचकाए और सेठ को कार्यशाला में अकेला छोड़ दिया, जबकि वह सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। अंधेरे में अकेले सेठ को नहीं पता था कि क्या सोचना है।
क्या ये वास्तव में इतना आसान था? इस तरह के शुरुआती दौर के बाद वे राक्षस लोग बस भाग गए जैसे कि उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को कम आंका था। सेठ ने अब तक इस व्यवसाय के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। उसने अपने कौशल पर ध्यान केंद्रित किया था बजाय इसके कि उन लोगों के बारे में सोचने में समय बिताया हो जिन्होंने हाल के समय में उसके ज्यादातर नजदीकी मौत के अनुभवों का कारण बने थे। लेकिन अब जब उसने बदलावों को देखा तो उसे यकीन नहीं था कि यह वास्तव में खत्म हो गया है। दुष्ट आत्मा विद्या का अभ्यास करने वाले दानव उपासक मनुष्यों को मारने के लिए उन्माद में थे। यदि यह एक उपन्यास होता तो यह स्पष्ट होता कि वे अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। फिर भी बोनो ने समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। उसे वास्तव में उम्मीद थी कि उनके पास कोई अच्छा जवाबी उपाय होगा। यदि ये केवल उनका आत्मविश्वास था तो उसे उम्मीद थी कि वह इस जगह को छोड़ देगा इससे पहले कि गंदगी फैल जाए। सेठ ने उस स्थिति पर नजर रखने का फैसला किया। शायद वह गिल्ड या वेंचुरी से सीधे जानकारी प्राप्त कर सके। अपनी मानसिक नोटबुक में एक नोट लिखकर वह भी सो गया। सेठ को एक और हफ्ते की थका देने वाली ट्रेनिंग और ज्यादा मेहनत करनी पड़ी इससे पहले कि वह टॉरेट से एक और ब्रेक ले पाता। वह पहले दुकान पर गया लेकिन वह खाली थी। फिन और पार्टी भी शहर से जा चुके थे। चूंकि उन्हें अपना कोई भी मित्र नहीं मिला इसलिए वे व्यापारी संघ में ये देखने गए कि क्या कोई अपडेट है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सेठ तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। मैं तुम्हें भेजने के लिए मास्टर टोरेट से संपर्क करने ही वाला था। कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है और हमारे पास तुम्हारी नौकरी के लिए कुछ आवेदक हैं। दुकान का स्वामित्व लेने और आवेदनों की जांच करने के लिए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने में ज्यादा समय नहीं लगा। क्या आप इन तीनों को आमंत्रित कर सकते हैं? मैं उनका साक्षात्कार करना चाहता हूँ। जरूर, मुझे एक पल दो, बोने ने कहा और चला गया। सेठ ने जिन 3 लोगों को चुना था उनमें 2 पुरुष और 1 महिला थी। उनके आवेदन पर दिए गए चित्रों से वे क्लर्क की आवश्यकताओं को पूरा करते थे। एक लड़का लंबा और काफी सुंदर लग रहा था, दूसरा काफी मासूम और कोमल था। लड़की प्यारी और थोड़ी मोटी लग रही थी। उनके कौशल भी पर्याप्त थे लेकिन वह निर्णय लेने से पहले उनके व्यक्तित्व को देखना चाहता था। मैंने किसी को भेजकर उनसे कह दिया है कि वे नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए यहाँ आए। उन्हें कुछ घंटों में यहाँ पहुंच जाना चाहिए। क्या आप इंतजार करना चाहते हैं या हमें इस बीच दुकान का निरीक्षण करना चाहिए? जरूर, चलो। वैसे क्या तुम्हें पता है कि मान कहाँ है? जब मैं पहले दुकान पर गया था तो वह वहाँ नहीं था। मान, ओह, जब तक हम उसके लिए सही मालिक नहीं ढूंढ लेते वह एसोसिएशन में ही रहेगा। चूंकि हमने उसकी सिफारिश की थी इसलिए हमने उसे एक कमरा देने की पेशकश की। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? वे मान से मिलने के लिए उसके कमरे में गए। जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो उन्हें अंदर से घबराहट भरी आवाज सुनाई दी और एक बमुश्किल कपड़े पहने हुए आधेड़ ने देर से दरवाजा खोला। मान ने सिर्फ बाथरोब पहना हुआ था और जब उसने सेठ और बर्ट्राम को अपने दरवाजे पर देखा तो उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। सिर्फ सेठ ही नहीं बल्कि बर्ट्राम के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट थी। एल स्पष्ट रूप से अपनी जिंदगी को भरपूर जी रहा था। मान, क्या हो रहा है? इससे पहले कि कोई कुछ बोलता, एक थोड़े ज्यादा कपड़े पहने क्वार्टर्स ने कोने की ओर देखा और एक सेकंड पहले मान से भी ज्यादा लाल हो गया। लिक्सिस, जो सिर्फ बाथरोब पहने हुए थी, सेठ और बर्ट्राम को देखकर इतनी लाल हो गई कि वे उसके सिर से उठती भाप को लगभग देख सकते थे। वाह, माफ करना मान, मैं वास्तव में बीच में नहीं आना चाहता था। तुम लोग जो भी कर रहे थे उसने आंख मारी। मैं बस दुकान से सामान मांगने आया था क्योंकि हम नई दुकान पर जा रहे हैं। आंख मारने से पीछे बैठे लिक्सिस के लिए शांत होना और भी मुश्किल हो गया। मान ने जल्दी से सेठ को हथियारों और गहनों से भरे कुछ बक्से दिए और दोनों को भगा दिया। बोना और लोहार खूब हंसे और खुशी खुशी दुकान की ओर चले गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। प्रायोजित सामग्री। एक प्लांट विधि जो दुश्मन की लड़ाई में आपका साथ दे सकती है। 2 घंटे तक बातचीत, सोने से पहले बस ये करो। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 128। नई दुकान। सर्वनाश का लोहार 128। नई दुकान। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सेठ ने बर्ट्राम से जल्दी करने का आग्रह किया। ये कुछ पसंदीदा अवकाशों में से एक था और वह व्यवसाय से निपटने के बाद भी एक अच्छा भोजन करना चाहता था। बोने को लोहार की गति के साथ तालमेल बिठाने में कठिनाई हो रही थी और सेठ के लगातार झल्लाहट के कारण वे 10 मिनट के रिकॉर्ड समय में दुकान पर पहुंच गए। बर्ट्राम को अपनी सांस पकड़ने में कठिनाई हो रही थी क्योंकि वह दुकान की विशेषताओं को समझाने की कोशिश कर रहा था। यह इमारत उनकी भूमिगत दुकान से छोटी थी लेकिन शोरूम लगभग उसी आकार का था, जिसमें भंडारण के लिए एक छोटा कमरा और पीछे एक कार्यालय था। दुकान में चोरी रोधी जादू के साथ साथ एक बंधन सुविधा और एक रक्षा प्रणाली भी थी। वस्तुओं को न केवल अनधिकृत लोगों द्वारा ले जाया जा सकता था बल्कि किसी भी व्यक्ति को बांधा भी जा सकता था जो कोई भी वस्तु चुराने की कोशिश करता था। रक्षा प्रणाली दुकान और उत्पादों को नुकसान से बचाती थी अगर कोई लड़ाई छिड़ जाती या कोई अंदर घुसने की कोशिश करता। सेठ ने सिर हिलाया और बोने को अपनी नई दुकान की विशेषताओं के बारे में बताते हुए सुना और पीछे की ओर चला गया। वहां एक छोटा सा भंडारण कक्ष था जो तिजोरी की तरह बना था। उसने पुरानी दुकान से लेकर नई चीजें तक सब कुछ वहां रख दिया। उसका नया कर्मचारी उसे छांटने और प्रदर्शित करने का काम संभाल सकता था। जब बर्ट्राम उसे समझा रहा था कि सुविधाओं को कैसे नियंत्रित किया जाए तो उन्हें घंटियों की आवाज सुनाई दी। कोई दुकान में घुसा था। उनके घुसे ही कौन दुकान बंद कर देगा? वहां 3 लोग खड़े थे जो पसीने से तरबतर होकर हाँफ रहे थे और उनके कपड़े भीग गए थे। हेलो, सेठ ने संवाद करने की कोशिश की। जब तक उसने उनके चेहरे नहीं देखे उसे कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है। ये तीनों उसके संभावित कर्मचारी थे लेकिन वे यहाँ क्या कर रहे थे? मैं समझा सकता हूँ। मुझे नहीं पता था कि उसे कितना समय लगेगा, इसलिए मैंने गिल्ड में एक संदेश छोड़ा कि अगर वे अपेक्षा से अधिक तेज हो तो उन्हें हमारे पीछे भेज दिया जाए, बोने ने समझाया। वे शायद 45 मिनट से दुकान में थे। व्यापारी संघ से पैदल दूरी को ध्यान में रखते हुए बर्ट्राम के दूत ने उन्हें कितनी जल्दी ढूंढ लिया था। सेठ ने उन्हें एक पानी की बोतल दी और उन्होंने उनके शांत होने और सांस लेने का इंतजार किया। एक छोटे से परिचय के बाद नौकरी के लिए इंटरव्यू आया। सेठ ने पहले से ही कुछ सोच रखा था और एक आम अंगूठी निकाली और तीनों को दिखाई। यह उन पहली अंगूठियों में से एक थी जिसे बनाने में वह सफल रहा। अंगूठी और जादू की कारीगरी बमुश्किल ही मौजूद थी और यही बात थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आप इस अंगूठी के बारे में क्या सोचते हैं? उसने बस इतना पूछा और उन्हें दे दी। लंबे और सुंदर व्यक्ति ने अपना सिर खुजलाया। यह एक अच्छा उपहार हो सकता है। दूसरी ओर छोटे मासूम ने बड़ी बड़ी हैरान आंखें बनाई। कितनी सुंदर अंगूठी है। सर स्मिथ जैसे कुशल लोहार से ऐसी ही उम्मीद थी। एक मूर्ख और एक सांप। अगली तस्वीर में एक प्यारी सी लड़की थी। वह थोड़ी मोटी थी और उसका व्यक्तित्व खुशमिजाज और चुलबुला लग रहा था। लेकिन जब उसने अंगूठी को करीब से देखा तो वह निराश दिखी। मैंने सुना है कि यह एक प्रसिद्ध लोहार की दुकान है। आप हमें इतनी घटिया अंगूठी क्यों दिखा रहे हैं? क्या आप मुझे इसे बेचने के लिए कह रहे हैं? एक गरीब व्यापारी भी इसे नहीं चाहेगा। अगर मुझे इस तरह का माल बेचना है तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। आपको नौकरी पर रखा जा रहा है क्या? सांप और मूर्ख चिल्लाए। मैं ईमानदार लोगों को पसंद करता हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ? अंगूठी कचरा है और इसे पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। कोई भी आंख वाला व्यक्ति इसे देख सकता है। बेशक यह उस स्तर का सामान नहीं है जो हम यहाँ बेचते हैं। लड़की का चेहरा तभी चमक उठा जब सेठ ने उसे एक अंगूठी दिखाई जिसे वह बेचने की योजना बना रहा था। यह अभी भी सामान्य श्रेणी की थी लेकिन इसे और अधिक जटिल तरीके से बनाया गया था और उत्कीर्ण जादू को अच्छी तरह से छिपाया गया था। तभी वह वापस खुशियों से भरी हुई लड़की में बदल गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसका नाम महत्वपूर्ण नहीं था। बर्ट्राम ने एक जादुई कर्मचारी अनुबंध निकाला जिसने सेठ के संदेह को कम कर दिया कि वह अपना सामान उसके पास छोड़ देगा। ये वास्तव में उन गुलाम अनुबंधों या कल्पना में कॉलर के समान काम करता था। इस पर हस्ताक्षर करने के बाद वह दुकान को नुकसान पहुंचाने या सामान चुराने के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगी। अगर वह ऐसा करती तो अनुबंध उसे दंडित करता।
वह अभी भी काफी खुश दिख रही थी जब तक कि उसने उसे उत्पादों के बक्से नहीं दिखाए और उसे दुकान में उन्हें छांटने और रखने के लिए कहा, जबकि वह दोपहर के भोजन के लिए चला जाता। सेठ बाद में वापस आता और उसे कीमतें बताता। सेठ ने व्यवसाय को संतोषजनक तरीके से निपटाया था और बर्ट्राम को भोजन के लिए आमंत्रित किया था। जादुई अनुबंध एक बढ़िया विचार था और इससे बोने को सेठ के साथ कुछ बोनस अंक मिले। जब वे बोने द्वारा सुझाए गए कैफे में बैठे और अपने ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे, सेठ के पास भीड़ को देखने का समय था। घिसे पिटे और क्षतिग्रस्त कपड़ों में और भी आकृतियां थीं। लंबी यात्रा से गंदे व्यायाम भीड़ के बीच लड़खड़ाते हुए या एक कोने में बैठकर पैसे या भोजन की भीख मांगते हुए दिखाई देते थे। पिछली बार जब सेठ बाहर आया था तब से उनकी संख्या आसानी से दोगुनी हो गई थी। ये शर्म की बात है ना। उत्तर में मानव देश राक्षस सेना से हारते रहते हैं। अगर आप लोगों को नासमझ कठपुतलियों या मरे हुए लोगों में बदल देना और अपने ही सैनिकों को मारना सेना से हारना कहते हैं तो ये शर्म की बात है। अधिक से अधिक लोग डर के मारे भाग रहे हैं, बर्ट्राम ने अचानक कहा। उसने सेठ की निगाहों का अनुसरण किया और स्थिति पर टिप्पणी की। बोने उनकी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या ये बुरा नहीं है कि वे लोग सेना इकट्ठा करते रहते हैं? सेठ के प्रश्न पर बर्ट्राम केवल अपना कंधा उचका सका। कोई जानकारी नहीं, मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूं कि राजपरिवार के लोगों के कारण बता सकूं। मैंने सुना है कि उन्होंने मनुष्यों के साथ अभिशाप से मुक्ति पाने का तरीका साझा किया था, लेकिन इससे कोई मदद नहीं मिली। मास्टर टोरेड ने कहा था कि वे आसानी से उन्हें पीछे हटा सकते हैं, लेकिन मानव सेनाओं को इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, यहां तक कि अभिशाप को दूर करने में भी। इस स्थिति में कुछ ठीक नहीं लग रहा था। सेठ गंभीरता से बहस कर रहा था कि क्या उसे इतनी परवाह है कि जब उनका भोजन आखिरकार आ गया तो वह सच्चाई की जांच करने की कोशिश करे। सेठ ने भी पीछे नहीं हटे और बर्ट्राम अपने दुबले पतले रूप के बावजूद खूब खाते थे। उन्होंने अपने खाने का आनंद लिया और खुशियों से भरे विषयों पर बात की, जैसे कि आइटम और पैसे कमाना। हर कोई जानता है कि सबसे अच्छे फैसले भरे पेट और खाली दिमाग से लिए जाते हैं। उसने बड़ी तस्वीर की परवाह न करने का फैसला किया। वह न्याय का कोई नायक नहीं था जो सच्चाई को उजागर करने और किसी भयानक साजिश से लड़ने की इच्छा रखता हो। मैं एक लोहार हूं, यह मेरा काम नहीं है, इसे किसी हीरो पर छोड़ दो। उसने मन ही मन सोचा और अच्छे भोजन के बाद गर्मजोशी और सुस्त दिमाग का आनंद लिया। संभवतः वहां उजागर करने लायक कोई सच्चाई भी नहीं थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 129। डिंग 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 सिरदर्द। सर्वनाश का लोहार 129। डिंग 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 सिरदर्द। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आखिरकार अपने सभी व्यावसायिक कौशल में निपुणता प्राप्त करने के बाद विकास धीमा हो गया। लेस देन ब्लैकस्मिथ ग्रेटर देन के साथ अपने अनुभव की तुलना में वह अभी भी बहुत तेज था। टोरेड के मार्गदर्शन और मदद के लिए धन्यवाद। सेठ को दिए गए आइटम, डिजाइन और जादू कौशल को बढ़ाने का सबसे कुशल तरीका थे। फिर भी टोरेड भी पहले सेठ की वृद्धि से आश्चर्यचकित था। अपने धोखेबाज लेस देन सोल्समिथ ग्रेटर देन के बिना भी वह एक साधारण प्रशिक्षु की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ रहा था। यह तब तक था जब तक बोने को याद नहीं आया कि सेठ शुरू में एक ओरी हुआ था और शुरू से ही उसे बहुत बढ़िया विकास बफर मिला। यह एक शाम कुल्हाड़ी चलाने वाले बोने के साथ द्वंद के दौरान की बात है। उसका लेस देन हथियार महारत ग्रेटर देन काफी समय से निपुण स्तर 9 के 99% पर रखा हुआ था। टोरेड ने उसे बताया था कि यह बहुत असामान्य नहीं था क्योंकि लेस देन हथियार महारत ग्रेटर देन एक द्वितीय कौशल था। इन्हें अक्सर स्तर बढ़ाने के लिए किसी तरह की प्रेरणा या सफलता की आवश्यकता होती है, खासकर उच्च स्तरों पर। ट्रिगर लेस देन ऊर्जा परिसंचरण ग्रेटर देन था। इसके स्तर के बढ़ने के साथ कौशल के प्रभाव अधिक स्पष्ट हो गए। फोर्ज वह जगह थी जहां ये वास्तव में चमकता था क्योंकि यह लोहार के लिए अनुकूलित परिसंचरण था। इसने उच्च स्तरीय सामग्रियों के साथ लगातार काम करने के तनाव को कम कर दिया और वह मुश्किल से गैर धातु सामग्री को फोर्ज करने में सक्षम था। दुर्भाग्य से दक्षता अभी भी केवल चारों के ओबोल का उपयोग करने से भी बदतर थी। युद्ध में इस्तेमाल किए जाने पर यह हथियार को ब्लॉक करने या हथियार को घुमाने जैसे महत्वपूर्ण क्षणों के दौरान मैना के छोटे विस्फोटों के साथ मजबूत करेगा। इन विस्फोटों का उपयोग उस समय आइटम के जादू को सक्रिय करने के लिए भी किया जा सकता है। युद्ध में लोहार के लिए अनुकूलित कौशल का उपयोग करने में बहुत समय और प्रयास लगा। लेवल 5 से शुरू होने वाला एक बदलाव दिखाई दिया। जब हथियार पर इसका इस्तेमाल किया जाता है तो यह न केवल इसे मजबूत बनाता है बल्कि हथियार पर ऊर्जा ब्लेड जैसी कोई चीज भी लगाता है। इससे कौशल को नियंत्रित करना एक बार फिर कठिन हो गया। सेठ को इसकी आदत डालने में कई सप्ताह लग गए, लेकिन उसे यह नई विशेषता पसंद आने लगी। टोरेड ने उसकी कल्पना को उत्तेजित किया था जब उसने उसे बताया था कि लेस देन ऊर्जा परिसंचरण ग्रेटर देन वह कौशल है जो लड़ाकू वर्गों को अपने ब्लेड से ऊर्जा हमले करने की अनुमति देता है। सेठ को कौशल स्तर बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया था, भले ही उसे वही काम करने के लिए बहुत अधिक कौशल स्तर की आवश्यकता हो। वह मार्शल आर्ट उपन्यासों के उन नायकों की तरह होगा। तलवार क्यूई का उपयोग करना और किसी अमर तलवार मास्टर के रूप में प्रस्तुत करना वास्तव में उसकी कल्पना को गुदगुदाता था। ऊर्जा ब्लेड की अनुभूति प्राप्त करने के लिए वह अक्सर गहरी रात तक अकेले ही प्रशिक्षण लेते थे। टोरेड के साथ पूर्वोक्त युद्ध के दौरान सेठ ने देखा कि टोरेड ने अपनी कुल्हाड़ी का उपयोग करते हुए उस पर एक पारदर्शी ऊर्जा ब्लेड चलाया। उसने उसे चकमा दिया और बोने के हमले से कुछ जानकारी प्राप्त करने के बाद उसकी नकल करने की कोशिश की। लेस देन डिंग कौशल ऊर्जा परिसंचरण लव 0.6 ऊर्जा परिसंचरण लव 0.7 बन गया है। ग्रेटर देन। इस कौशल से उसे जो नई अंतर्दृष्टि मिली उससे उसे एक अजीब विचार आया। अगले ही पल एक घबराया हुआ बोना तेजी से आ रही पीली आग की लहर के रास्ते से हट गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेस देन डिंग कौशल हथियार महारत एडेप्ट लव 0.9 हथियार महारत एडेप्ट लव 0.10 बन गया है। ग्रेटर देन। लेस देन डिंग कौशल हथियार महारत दक्ष लव 0.10 हथियार महारत विशेषज्ञ लव 0.1 बन गया है। ग्रेटर देन। लेस देन डिंग क्षमता फायर मैनिपुलेशन लव 0.9 फायर मैनिपुलेशन लव 0.10 बन गया है। ग्रेटर देन। लेस देन डिंग पैसिव स्किल फायर अफेक्शन लव 0.4 फायर अफेक्शन लव 0.5 बन गया है। ग्रेटर देन। लेस देन डिंग क्षमता अग्नि हेरफेर लव 0.10 पायरोकिनेसिस लव 0.1 बन गया है। ग्रेटर देन। सेठ ने बस लेस देन ऊर्जा हेरफेर ग्रेटर देन के सिद्धांत और आग को नियंत्रित करने की अपनी क्षमता को संयोजित करने का प्रयास किया था। इसने भयानक सिरदर्द और संदेशों की बाढ़ को जन्म दिया क्योंकि कौशल जो पहले से अटके हुए थे डोमिनोज की गिरती पंक्ति की तरह स्तरित और रैंक किए गए थे। लेस देन हथियार महारत ग्रेटर देन को विशेषज्ञ रैंक तक रैंक किया गया था जो माध्यमिक कौशल के लिए विशिष्ट रैंक था। ये जर्नीमैन और शिल्पकार रैंक को जोड़ता है जो एक प्राथमिक कौशल के पास था। इसलिए लेस देन हथियार महारत ग्रेटर देन का अगला रैंक मास्टर होगा। यह क्या बकवास था? क्रोधी बोना चिल्लाया। टोरेड अभी भी अपनी दाढ़ी को थपथपा रहा था जो सेठ के छोटे से प्रयोग से थोड़ी झुलस गई थी। मैंने बस अपने लेस देन फायर मैनिपुलेशन ग्रेटर देन का उपयोग उसी तरह करने की कोशिश की जिस तरह लेस देन एनर्जी मैनिपुलेशन ग्रेटर देन काम करता है। लगता है इसने उम्मीद से बेहतर काम किया। उसने अपने मंदिरों की मालिश करते हुए कहा। लेकिन आपका परिसंचरण कौशल केवल लव 0.6 है। यह इतना बड़ा कैसे हो गया? 7 यह अभी ऊपर आया है। शायद इसलिए क्योंकि यह एक योग्यता है और मेरे मन से बंदी नहीं है। बदले में इसने मेरी बहुत सारी मानसिक ऊर्जा ले ली और मुझे बहुत ज्यादा सिरदर्द हो गया। इसलिए कृपया इतनी ऊंची आवाज में बात न करें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं समझ गया। फिर आपको भविष्य में इसे नियंत्रित करना सीखना होगा। और इस तरह उसकी दिनचर्या में एक और सबक जुड़ गया जिसके कारण उसे 1 या 2 सप्ताह तक भयानक सिरदर्द के साथ सोना पड़ा। लेस देन पायरोकिनेसिस ग्रेटर देन के कार्य लेस देन फायर मैनिपुलेशन ग्रेटर देन से बहुत अलग नहीं थे। तकनीकी रूप से वे समानार्थी थे। रैंक अप के साथ आग पर उसका नियंत्रण बहुत अधिक सहज और सहज हो गया। सामान्य उपयोग की लागत भी कम हो गई जबकि सटीकता बढ़ गई। रैंक अप ने लेस देन एनर्जी मैनिपुलेशन ग्रेटर देन के साथ संयोजन में इसका उपयोग करने में बहुत मदद की।
सेठ को ये सोचकर ही डर लगता था कि प्रशिक्षण के दौरान आउटपुट को समायोजित करने में उसे महीनों लग गए होंगे। यह महीनों की नींद हराम करने वाली रातें रही होंगी, जिसमें सिर दर्द की समस्या भी रही होगी। लेस देन पायरोकिनेसिस ग्रेटर देन की मदद से उसे 2 सप्ताह के बाद ही पता चल गया कि वह बिना किसी दुष्प्रभाव के कितना उपयोग कर सकता है। बिना सिर दर्द के पहली रात स्वर्ग जैसी लगी और सेठ को पता चला कि एक अच्छी रात की नींद लेना कितना सौभाग्य की बात है। अब वह खुद को कोस रहा था कि अतीत में वह ज्यादा क्यों नहीं सो पाया। गेम खेलने में अपना समय बर्बाद कर रहा था, जबकि सोना और खाना ही जीवन के असली शिखर थे। लेकिन उसे पूरी रात जाकर गेम खेलना या कोई अच्छी कहानी पढ़ना बहुत पसंद था, इसलिए उसने खुद को माफ कर दिया। कम से कम इस भयानक प्रशिक्षण का परिणाम इसके लायक था। कमोबेश वह वास्तव में खुद को उस समय अक्षम किए बिना प्रभावशाली ऊर्जा ब्लेड या ज्वाला तरंगों को फायर नहीं कर सकता था। इसके बजाय वह इस विधि का उपयोग करके तलवार को हल्के नीले रंग की लगभग सफेद लोहे की एक बहुत पतली और तेज परत में ढक सकता था। ये सेठ को हथियार को कवर करने की अपनी क्षमता का सीधे उपयोग करने की तुलना में बहुत कम खर्च करता था और दृश्य प्रभाव बहुत अच्छा था। लाइट सेबर के समान हथियार प्रकाश, गर्मी और आग का निशान छोड़ता था। उम्मीद की जा रही थी कि यह एप्लीकेशन लोहारी में बहुत ज्यादा शक्तिशाली होगा। फोर्जिंग करते समय वह अपने वर्कपीस की गर्मी को नियंत्रित करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता था। वह सामग्री के तापमान को लंबे समय तक स्थिर रख सकता था और उसे बार-बार फोर्ज पर वापस नहीं आना पड़ता था। सामान्य और कुछ असामान्य सामग्रियों के लिए उन्हें केवल एक बार फोर्ज में गर्म करने की आवश्यकता थी और फिर वह उन्हें तब तक निहाई पर काम करते रह सकते थे जब तक कि उनका काम पूरा न हो जाए। इससे न केवल समय की बचत हुई बल्कि उन्हें आग से संबंधित कौशल और लेस देन ऊर्जा परिसंचरण ग्रेटर देन के प्रशिक्षण में भी मदद मिली। उसके अन्य कौशल भी अच्छे से विकसित हुए क्योंकि सेठ पहले ही लेस देन गोल्डस्मिथ एडेप्ट ग्रेटर देन और लेस देन एन्चेंटमेंट एडेप्ट ग्रेटर देन में लव 3 तक पहुंच चुका था। वह टॉरेट के कार्यों के लिए आवश्यक सामग्रियों पर बहुत समय और पैसा खर्च करता रहा। सौभाग्य से वह नई दुकान खोलने के साथ कई गुना अधिक पैसे वापस पाने में भी सक्षम था। ओरा में मौजूदा स्थिति और कम बार आने वाले स्थान के बावजूद व्यापार अच्छा चल रहा था। सेठ की प्रतिष्ठा अच्छी थी और तथ्य यह है कि वह शहर के 3 मास्टर्स में से एक के अधीन काम कर रहा था, जिससे मुंह से शब्द के माध्यम से कई आगंतुक आए। पागलों की तरह पैसा खर्च करने के बावजूद यह उससे भी तेजी से वापस आ गया जितना वह खर्च कर सकता था। बेशक जब सेठ खून पसीना एक कर रहा था, उसने सुनिश्चित किया कि वह अकेला न रहे। जब भी सेठ फोर्जिंग या स्पैरिंग कर रहा था, पफल्स लेस देन सेलेस्टियल ब्रॉन्ज ग्रेटर देन को बाहर निकालने से दूर नहीं था। अपने विकास के बाद की गति के साथ सेठ को यकीन था कि नीडल से एक नए गैम्बेसिन के लिए पर्याप्त धागा होगा। जैसे जैसे वह लड़ने और आत्मा की आग का कुशलता से उपयोग करने में अधिक से अधिक अभ्यस्त होता गया, उसे कालकोठरी में वापस जाने की इच्छा हुई। बी रैंक परीक्षा के साथ जो हुआ उसके बाद वह खोज और लड़ाई से बहुत तंग आ चुका था। ये तब की बात है। कई हफ्तों के शांतिपूर्ण और थकाऊ प्रशिक्षण ने उसकी साहसिक बैटरियों को रिचार्ज कर दिया था। उसे कुछ बदलाव की जरूरत थी। सेठ अपने प्रशिक्षण का फल देखना चाहता था। साथ ही वह लव 0.24 पर था और उसे सिर्फ 50% ही हासिल करना था। सिस्टम विशेषाधिकारों की प्रतीक्षा में और भी बहुत कुछ था और शायद वह एक और क्लास कौशल अनलॉक कर सके। वह इस बारे में लंबे समय से सोच रहा था और यह उसे पागल कर रहा था। टोड भी उसे सिस्टम विशेषाधिकारों के बारे में नहीं बताता था। संक्षेप में कहें तो लड़ने की शक्ति में वृद्धि प्रशिक्षण से भागने और स्तर बढ़ाने के लिए एकदम सही बहाना था ताकि देख सके कि लव 0.25 क्या लाएगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट में दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 130 कालकोठरी में रेंगना। सर्वनाश का लोहार 130 कालकोठरी में रेंगना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सेठ ने टोरेट से अपने नए कौशल का परीक्षण करने की योजना के बारे में बात की और एक ब्रेक मांगा। जरूर, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। असल में मैं भी युद्ध में इस ज्वाला की शक्ति में काफी दिलचस्पी रखता हूं। मुझे अपना उपकरण दिखाओ। सेठ अचानक मिले आदेश से थोड़ा हैरान था, लेकिन उसने नीडल से सर्प कवच और अपनी गद्देदार जैकेट का सेट निकाला। तब सेठ को एहसास हुआ कि लोहार होने के बावजूद अब वह वास्तव में आइटम विभाग में काफी कमी महसूस कर रहा था और अगर उसे खुद की थोड़ी प्रशंसा करने की अनुमति दी जाती तो यह एक अच्छी बात होती। टोरेट ने सर्प सेट के अलग-अलग हिस्सों का निरीक्षण मिश्रित भाव से किया, लेकिन जब उसने पतली सुनहरी गैम्बेसिन को देखा तो उसने स्वीकृति में सिर हिलाया। जब उसने कपड़े को छुआ तो उसकी आंखें थोड़ी और चमक उठी। अच्छा सामान है, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। मैं तुम्हें इसके बाकी हिस्से पहनकर घर से बाहर नहीं जाने दूंगा। अब तुम मेरे शिष्य हो, मैं तुम्हें ऐसे घिसे पिटे कवच में इधर-उधर दौड़ने दूंगा। सर्प कवच के बारे में उनका मूल्यांकन काफी कठोर था, लेकिन सेठ कुछ हद तक इसे समझ सकता था। जादू और स्वर्णकारिता में उनके कौशल में बहुत वृद्धि हुई थी और अब हड्डी के कवच पर जादू सिर्फ बदसूरत लग रहा था, एक बच्चे के डूडल की तरह। टोरेट ने सर्प कवच ले लिया और उसे लेकर स्टोर रूम में गायब हो गया। सेठ ने उसे इधर-उधर खोजते हुए सुना और जल्द ही बोना अपने हाथों में कवच का एक नया सेट लेकर वापस आ गया। जब मैं आपके स्तर का था तब मैंने इसे अभ्यास के तौर पर बनाया था। यह आपको फिट होना चाहिए। पहली नजर में कवच बहुत आकर्षक नहीं लग रहा था। सेठ अगर एक हफ्ते का समय लगाता तो शायद खुद भी ऐसा कवच बना सकता था। ये काले रंग का फुल प्लेट कवच था। मुख्य सामग्री लेस देन डार्क स्टील ग्रेटर देन थी, जिसमें जादू के लिए मिथिल इनले थे। लेस देन डार्क नाइट क्यूरास। डार्क नाइट सेट 1/6। दुर्लभ भौतिक परिभाषा 650। मैग डेव 325। स्थायित्व 2800। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 1 जोड़ 25 धीरज। 2 अंधेरे में जोड़ 10% मन पुनर्जनन। 3 स्वचालित आकार निर्धारण। एक प्रतिभाशाली लोहार द्वारा दुर्लभ सामग्रियों से बनाया गया कवच। फिर भी यह अभ्यास के लिए बनाया गया था, इसमें किसी भी तरह की कमी नहीं है। प्रभाव सेट करें। निष्क्रिय कौशल खतरनाक कद। एक डार्क नाइट अपने विरोधियों में डर पैदा करता है। उसकी नजर ही कमजोर दिल वालों को भागने पर मजबूर करने के लिए काफी है। 3/6 अंधेरे में जोड़ 20% रक्षा। 6/6 गैर सहयोगी आपके स्तर के अंतर के आधार पर 10-25% तक कमजोर हो जाते हैं। कमजोर विरोधियों को लड़ाई से भागने के लिए 50% मौका। डर के कारण प्रतिद्वंद्वी को पंगु बनाने के लिए 5-10% मौका। ग्रेटर देन सेठ का जबड़ा खुला रह गया। अन्य टुकड़ों का भी ऐसा ही प्रभाव था, लेकिन अन्य विशेषताओं को मजबूत किया। प्रत्येक भाग अपने आप में बहुत प्रभावशाली नहीं था, लेकिन पूरा सेट देखने पर इसकी दबंग प्रकृति का पता चला। ये बर्बरता का कोई क्रूर प्रदर्शन नहीं था, बल्कि कुलीनता का आभास था। कवच ने उसे देखने वाले हर व्यक्ति को बताया कि वह पर्याप्त रूप से अच्छा नहीं है। बहुत कमजोर डार्क नाइट की दबंग ताकत को देखने के भी लायक नहीं। ये पूर्ण शक्ति के ठंडे अहंकार की तरह था। इससे उन्हें एक ऐसे खेल के सबसे खतरनाक प्रतिद्वंद्वी की याद आ गई जो अपनी निर्दयी कठिनाई के लिए जाना जाता है। मुझे ये पहनना चाहिए, सेठ ने अनिश्चितता से पूछा। जरूर, मैं इसे तुम्हारे साहसिक कार्य के लिए उधार दे दूंगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बोनो के आग्रह पर उसने कवच को अपनी सूची में डाल दिया और सिस्टम विंडो के माध्यम से इसे सुसज्जित किया। चपलता, शक्ति, निपुणता, धीरज में 25-25 अंक की वृद्धि हुई, जिससे उसे शक्ति की जबरदस्त अनुभूति हुई। हेलमेट में एक जादू था जो उसे हेलमेट के बावजूद बिना किसी बाधा के देखने की अनुमति देता था। टोरेट ने बड़ी गोल आंखों से उसकी ओर देखा, फिर अपना सिर हिलाया और होश में आया। सेट इफेक्ट इसके निर्माता के सामने भी नहीं रुका। गैर सहयोगी का मतलब था कोई भी जो पहनने वाले के दल में नहीं था। वह इसे कालकोठरी में जाते समय भी नहीं पहन सकता था। वह बड़े पैमाने पर दहशत पैदा कर सकता था। ठीक है, इसे उतार दो। क्या स्वचालित आकार काम करता है? उस समय मेरा जादू कौशल अभी भी थोड़ा अपरिपक्व था। सब ठीक है, ये दस्ताने की तरह फिट बैठता है। सेठ ने कवच को फिर से उतारने के बाद जवाब दिया। बफ प्रभाव को महसूस करते हुए उसे एक खालीपन महसूस हुआ। सभी शारीरिक विशेषताओं में 25 अंकों की वृद्धि कोई मजाक नहीं थी। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या ऐसे लोग भी हैं जो इसके आदी हो गए हैं।
ओह, और जब आप कालकोठरी में जाएं तो इसका उपयोग करें, टोरेड ने कहा और तलवार निकाल ली। लेस देन प्रशिक्षण तलवार, सामान्य, क्षति 200, स्थायित्व 1200। प्रशिक्षण के उद्देश्य से मास्टर टोरेड द्वारा सामान्य स्टील से बनाई गई एक भारी तलवार, ग्रेटर देन। तलवार बहुत मोटी, थोड़ी फीकी और भारी थी, जबकि तलवार का आकार वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए था। यह तलवार से कम और स्टील पाइप जैसा ज्यादा लग रहा था। पहले तो उसने उसे यह बहुत शक्तिशाली कवच दे दिया और अब एक लगभग बेकार तलवार। बोने ने सेठ के हाथ भाव पढ़ लिए और खुशी से हंस पड़ा। तुमने कहा था कि तुम अपने नए कौशल के प्रभावों का परीक्षण करना चाहते थे, है ना? इसका उपयोग करने से परीक्षण और प्रशिक्षण बेहतर होगा। इस कवच के साथ तुम मरोगे नहीं जब तक कि तुम इसका अति प्रयोग न करो। अब जाओ और वास्तविक युद्धों में कुछ अनुभव प्राप्त करो। सेठ गिल्ड में जाने के रास्ते में टोरेड के इरादों के बारे में सोचता रहा। यह समझ में आता है कि एक खराब हथियार का उपयोग करने से उसके कौशल को बढ़ाने में मदद मिलेगी, लेकिन उसने उसे अभी क्यों दिया? वह केवल यही सोच पाया कि लेस देन हथियार महारत ग्रेटर देन में उसका रैंक ऊपर था। शायद उसके पास पहले इस विधि का विश्वसनीय रूप से उपयोग करने का कौशल नहीं था, या निरंतर विकास की गारंटी के लिए इसकी आवश्यकता थी। सेठ को कारण के बारे में निश्चित नहीं था, लेकिन उसे यकीन था कि टोरेड के पास अपने कारण थे। ये वास्तव में हॉल्स ऑफ स्टोन में गिल्ड की बोने शाखा में उनका पहला समय था। इमारत अनंत रात के शहर का हिस्सा थी। रोमांच और नायकों की रोशन नक्काशी से सजा एक बड़ा स्तंभ, अंदर अलग अलग रंगों में संगमरमर के जटिल कामों का बोलबाला था। सबसे बड़ा अंतर यह था कि यह बोने साहसी लोगों से भरा हुआ था और केवल कुछ अन्य जातियां थी। बोने साहसी के लिए सामान्य वर्णन दांतों तक सशस्त्र होना चाहिए, चाहे उनका वर्ग कोई भी हो। वे सभी टैंकों की तरह बख्तर बनते और नुकसान पहुंचाने वाले लोगों की तरह सशस्त्र थे। आप केवल उनके हथियारों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करके ही बोने कास्टर को बाहर निकाल सकते थे। एक कास्टर के कर्मचारी के पास आमतौर पर एक नाविक होता था, जो टिप पर एक क्रिस्टल की तरह लगा होता था। अगर कोई बारीकी से देखे तो उसे पता चल सकता है कि ये बोने कास्टर के युद्ध हथौड़ों, पोलार्म्स और गदाओं में लगे होते हैं। अपनी लेस देन लोहार की आंखों ग्रेटर देन के बिना सेठ गंभीरता से सोचता कि हर बोना एक फ्रंटलाइन फाइटर है और कास्टर क्लास बिल्कुल भी नहीं है। वह कालकोठरी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए गिल्ड में आया था। अपने ऊपर लगे प्रतिबंधों के कारण उसने अपने स्तर की सीमा में एक कालकोठरी की तलाश करने का फैसला किया। उसे हॉल्स ऑफ स्टोन में मौजूद कालकोठरी के बारे में बहुत कम या बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, क्योंकि वे उस छोटी पर्यटक पुस्तिका का हिस्सा नहीं थे जो उसे दी गई थी। वह काउंटर पर लाइन में खड़े होकर किसी तरह से खड़ा था। जैसा कि कोई सोच सकता है, उसके विपरीत आसपास के बोने उसे संदेह भरी और अप्रिय निगाहों से नहीं देख रहे थे। नहीं, उनकी आंखें वास्तव में चमक रही थी, जैसे कि उन्होंने किसी सफल व्यवसाय या स्टार को देखा हो। कारण सरल था, एक गैर बोने के रूप में पत्थर के हॉल में प्रवेश करने के लिए पहले से ही एक अच्छे शिल्पकार की तरह एक निपुण व्यक्ति होना आवश्यक था। किसी भी गैर बोने को एक सम्मानित व्यक्ति होना चाहिए, विशेष रूप से एक साहसी के रूप में। बी रैंक का दूर दूर तक सम्मान किया जाता था। वे गिल्ड में सबसे आम पावर हाउस थे। या यहाँ तक कि एस रैंक को पूरा करना मुश्किल था, यहाँ तक कि एक गिल्ड स्टाफ के रूप में भी। सेठ एक रोल मॉडल था जिसने बी रैंक बनने की अपनी आकांक्षा को पूरा किया था। वह आखिरकार काउंटर पर आया, जहां उसे पूरे कमरे में एकमात्र बोना मिला जिसने भारी कवच और हथियार नहीं पहने थे। यह एक बोनी महिला थी जिसकी दाढ़ी और बाल चमकदार सुनहरे थे। उसने गिल्ड के कर्मचारियों की वर्दी पहनी हुई थी, जिससे उसके लिंग का पता लगाना बहुत आसान हो गया। मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? उसने गहरी और मधुर आवाज में पूछा। सेठ को उन सभी कालकोठरियों की सूची मिल गई जो बोने जिले का हिस्सा थी। उनमें से कई पुरानी खदानें और गुफाएं थी जो अब इस्तेमाल न होने के कारण बदल गई थी। जब उसने अपने स्तर की सीमा में उन पर नजर डाली तो दायरा बहुत छोटा हो गया। केवल 3 थे। 2 ऐसे गुफा कालकोठरी थे जहां ऑक्स, हॉबगोब्लिन या ट्रोल जैसे राक्षस दिखाई देते थे। जिसने उसकी रुचि खींची वह आखिरी था। यह एक पुरानी बोनी सेना थी जो मूल रूप से अपरित्यक्त व्यापार मार्ग की रक्षा करती थी। मार्ग कम और कम लाभदायक होता गया और सैनिकों को वापस बुला लिया गया और केवल एक छोटी गार्ड टीम को छोड़ दिया गया। किसी समय वे गुफा क्रॉलर नामक राक्षसों द्वारा खत्म हो गए थे। ये जगह दोबारा कब्जा करने लायक नहीं थी और इसके बजाय इसे बंद कर दिया गया था। जब यह एक कालकोठरी में बदल गया और बाहर निकल गया, तब एक दमनकारी सेना भेजी गई और गिल्ड ने इस जगह का प्रबंधन करना शुरू कर दिया। गुफा में रेंगने वाले ये कीड़े चींटियों जैसे दिखने वाले राक्षस थे, जिनका आकार भेड़िए के बराबर था। पहाड़ी बनाने वाली चींटियों के विपरीत इनका व्यवहार भेड़िया, मकड़ियों या टारंटुला जैसा था। ये एक तरह के परिवार या जनजाति में रहते थे और विशाल गुफा और सुरंग प्रणालियों में बिना जाल के शिकार करते थे। चींटी मकड़ी से भरा एक पुराना खंडहर भूतों वाली गुफा से कहीं ज्यादा दिलचस्प लग रहा था। सेठ को नए कवच पर पूरा भरोसा था और उसने इसे किसी खतरनाक चीज से ज्यादा एक दर्शनीय स्थल की सैर के तौर पर देखा। गैरिसन में क्रॉलर की लेवल कैप 30 थी, इसलिए डरने की कोई बात नहीं थी। जाने से पहले उसने अपने गंतव्य पर एक खोज करने के लिए कहा। वह कुछ अतिरिक्त पैसे भी कमा सकता था क्योंकि वह वैसे भी वहां था। लेस देन डिंग, एक खोज शुरू हो गई है। ग्रेटर देन, लेस देन क्वेस्ट, कीमियागर ऑर्डर। कठिनाई डी, कीमियागर एल्रिक को गुफा में रहने वाले जीवों के जहर की थैलियों की जरूरत है और उसने गिल्ड से उन्हें लाने के लिए कहा है। क्या आप एल्रिक के लिए बोरे लाएंगे? आवश्यकता 0/30 जहर की बोरियां। पुरस्कार 150 सिल्वर। ग्रेटर देन, लेस देन, क्या आप खोज स्वीकार करते हैं? ग्रेटर देन, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट में दान करें।